नमस्कार, मैं डिकोडिंग से हरीश कुमार। चुनाव आयोग और चुनाव पक्ष और विपक्ष, इसने पूरे देश को अपने बातों में उलझा रखा है, फंसा रखा है। विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के लिए चुनाव में धांधली कर रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है और इसमें कहीं से कोई धांधली नहीं। एसआईआर क्या है? बिहार में क्या समस्या आ रही है? राहुल गांधी को क्या समस्या है? पूरे विपक्ष को क्या परेशानी है? इन सब पे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि किसने ये कहा कि हिंदुस्तान को आप बांग्लादेश क्यों बनाना चाहते हैं, और किसने ये कहा कि इस देश के एक राजघराने की बहू ऐसी हैं जिनको सिटीजनशिप बाद में मिलती है और वोटर लिस्ट में नाम पहले आ जाता है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर राकेश त्रिपाठी हैं। इनके बारे में क्या कहने, कितनी बार मैं ये बता चुका हूँ, फिर भी आज आपको ये बता रहा हूँ कि 40 सालों का अनुभव है। हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत करीब से देखा है इन्होंने, बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में काम किए हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला ही सवाल है कि मनोज झा ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष पे एक क्वेरी दाग रहे हैं सर, एक आरोप लगा रहे हैं कि आप इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। कितने सहमत हैं सर आप, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? असल में मुझे लगता है कि इन लोगों को पता चल गया था सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड से कि सुप्रीम कोर्ट कहने क्या वाला है। तो इसीलिए इन लोगों ने 2-3 दिन पहले से ये जो पोस्टर बैनर लेकर और संसद में हंगामा करने की जो प्लानिंग की थी, इनका कहना था कि इनको पता चल गया था, अभिषेक मनु सिंघवी ने इनको बता दिया था कि भाई एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसा लग सर हाँ सर आपको हरीश का पूरा सुनाई दिया? मुझे नहीं आया। नहीं, मुझे तो आया पूरा। अच्छा, फिर आप आंसर शुरू कर लीजिए सर। ठीक है। तो मुझे लगता है हरीश के दरअसल कांग्रेस को और विपक्ष को एक्चुअली ये पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड क्या है एसआईआर को लेकर, जो भी सुनवाई चल रही है उसमें क्या है। आपने देखा कल उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो है नहीं माना जाएगा, उसमें नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आज भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये अंदाजा बतौर वकील अभिषेक मनु सिंघवी इनको लग गया था, और अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस में ये बातें बता दी थी कि देखिए एटीट्यूड उनका, रुख जो है वो ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि वो गड़बड़ जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने प्लानिंग की कि इसको इतनी जोरों जोरों से ये मुद्दा उठाएं और इसको अब ये 2-3 महीने आगे खिसकाएं। तो उससे क्या होगा कि जैसे आपको याद होगा कि किसानों के जो 3 बिल थे वो सही बिल थे, और शायद वो बिल अगर लागू हो गए होते, वो कानून लागू हो गया होता, तो शायद देश में किसानों की स्थिति अच्छी होती। लेकिन इन लोगों ने इतना पॉलिटिकल प्रेशर बना दिया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि सरकार को हटना पड़ा। तो ये वही सोच रहे हैं कि इसको भी इतना ज्यादा कर दो कि चुनाव आयोग पीछे हट जाए, सरकार पीछे हट जाए। लेकिन इनको पता नहीं है इनका पालक किससे पड़ा है। तो इनका कुछ भी होना जाना नहीं है, इनका ये सब ऐसे ही होता रहेगा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन भी नहीं चल पाई। तो इनकी कोशिश सिर्फ ये है कि ये हो हल्ला मचा के उसको कुछ ऐसा बना दिखाएं टेलीविजन पे, और दूसरे लोगों को ये दिखाएं कि देखो ये क्या। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक कहीं जो मैंने ट्वीट देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी मृत आदमी के साथ, मृत वोटर के साथ चाय पीना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो वो दिखा रहे हैं शायद वोटर लिस्ट में किसी का नाम मृत बता दिया गया होगा, और वो उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं राहुल गांधी। तो सवाल ये है कि वो तो एक टाइम। हाँ सर, बताइए। अब मैं बीच में थोड़ा सा ये रोक के एक चीज पूछनी चाहता हूँ सर, और मेरी तरह वो करोड़ों लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं सर कि एक समय जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस बात में ज्यादा व्यस्त है कि अमेरिका ने क्या टैरिफ लगाया और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, ठीक उसी समय, ठीक एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग वही है सर, जब हमारी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई आपने चोरी की है, वोट में सेंधमारी की है। हालांकि ये इसका जवाब सरकार को नहीं देना है, चुनाव आयोग को देना है, पर पार्टियां तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं।
सर कहीं ना कहीं ये इनविंसिबल को तोड़ देने का, अजेय को पराजय में बदल देने का प्रयास तो नहीं है, जिसको इस तरीके से नहीं हरा पाए, जहां वोट से वो जीत जाता है वहां इस तरीके की कोई किसी कुचक्र में डाल दें जहां वो आदमी चुनाव हार जाए, जहां लोगों में विश्वास कम पड़ जाए सरकार का। क्या लगता है सर वो आपको? शायद वो शायद उस मुहावरे पर चल रहे हैं कि जोर से अगर कोई जोर जोर से बड़ी देर तक झूठ बोला जाए तो शायद वो सच्चा मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वोट की चोरी की बात करते हैं, डकैती की बात करते हैं। आज अमित मालविया ने बीजेपी के ट्वीट किया है और बताया है कि सोनिया गांधी जो है 1983 में सिटीजन बनी भारत की, लेकिन 1980 में वोटर लिस्ट में नाम आ गया उनका, और जब बहुत हंगामा हुआ तो 82 के आसपास जाके उनका कैंसिल हुआ, हटाया गया। सिर्फ के बाद 83 में सिटीजनशिप मिली, उसके बाद उन्होंने उनका वोटर लिस्ट में नाम आया। चोरी किसने की थी? तो क्या गांधी परिवार को पता है कि चोरी कहां से की जाती है? और चोरी तो समझ में आती है जब आप चुनाव जीत जाए तो चोरी नहीं है। अभी आपने देखा फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उसने कहा मैं इसको बाय नहीं करता है, इस स्टेटमेंट को कि चोरी हुई है, डकैती हुई है वोटों की, क्योंकि आप उसी चुनाव से आप जीत भी रहे हैं, उसी चुनाव से आपको 45% से ज्यादा वोट भी मिल रहे हैं कई जगह। तो अगर आप उसी चुनाव से जीत रहे हैं और उसी चुनाव से एक बार हार रहे हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपको अपने गिरेबान में काफी मैल नजर आएगी। वहां जाइए, अपना संगठन ठीक करिए और उसको चुनाव की तैयारी करिए। बीजेपी हरीश मैं ऐसी पार्टी है, मैं बता दूं आपको, चुनाव जीतने के अगले 5 साल तक, अगले चुनाव तक फिर से चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। तो इनको सर कोशिश उधर करनी चाहिए। सर अगर अगर हम राहुल गांधी या विपक्ष की एक वो देखें, उनकी एक कूटनीति देखें कि वो जैसे हिट एंड रन वाली पॉलिसी पे चलते हैं सर। जैसे पहले उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये झूठ बोलते हैं, फिर कहा बिजनेसमैन से इनका रिश्ता है, फिर कहा किसानों के खिलाफ है, फिर कहा कि कोर्ट के जो जज हैं उनको इन्होंने मैनिपुलेट किया है। अब बात घूमते घूमते सब चुनाव आयोग तक पहुंची है। इस तरीके से तो सर किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास ही नहीं रह जाएगा, और अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर इस डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं? विश्वास चाहिए ही किसी को, किसको? उनको तो अपनी पार्टी के वर्कर्स पे भी विश्वास नहीं है, इसीलिए तो वो ये कर रहे हैं। अब इन्होंने, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस चुनाव में अगर ये हार जाते हैं तो कहेंगे बेईमानी की बीजेपी ने, और अगर जीत जाते हैं तो कहेंगे कि इतनी बेईमानी करने के बाद भी हम जीत गए। यानी कितनी बेईमानी की होगी उसके बाद भी हम जीत गए। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो जिन लोगों के सामने हार के सिवा जिनको कुछ सूझ नहीं रहा है, उनको एक बहाना चाहिए, और उस बहाने के फलस्वरूप ये सारे के सारे हारे हुए नेता हैं। इनमें किसी के पास कोई बड़ा विजन नहीं है। एक वक्त पे देश जब इतनी सारी चीजें झेल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि आंतरिक राजनीति में आप आरोप मत लगाइए, लेकिन आप बाहर के देशों के सामने, आप इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या छवि पेश कर रहे हैं देश की और विपक्ष की? और वो विपक्ष जो जो भी आरोप लगाता है वो अगले दिन खारिज हो जाता है। अभी मंती देवी के नाम से उन्होंने टी शर्ट पहनी थी और कहा था कि वो उनकी कितनी उम्र बता दी थी, 130 साल, और वो एक यंग लेडी है, अभी उसका बयान आया है। सर एक सवाल एक ये है बहुत कि मजेदार सर एक बहुत मजेदार वाकया बनारस में हुआ है, मैं आपको उससे अवगत कराना चाहता हूं कि बनारस में वहां के एमपी तो नरेंद्र मोदी हैं, और उन्होंने अजय राय को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया। आज सपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कैंडिडेट है अजय राय, उनको जीत की माला पहनाई, मिठाइयां खिलाई, और ये कहा कि धोखे से प्रधानमंत्री ने चुनाव जीता है, चुनाव तो असल में आप जीते हुए हैं। सर ऐसी बातें करना क्या ये हास्यास्पद नहीं है? क्या ये इतने जो सीरियस कंसर्न है आप उसका भी मजाक नहीं बना रहे हैं? वही है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चलो ठीक है। और वो अजय राय वो माला पहन भी रहे हैं। गजब, मतलब क्या राजनीति है, क्या राजनेता है। इनको जनता ये के देखना मैंडेट चाहिए। को रिजेक्ट कर
ये तो जनता के मैंडेट को रिजेक्ट करने जैसा है सर, कि आप चाहे जिसको चुने, हम तो खुद को ही एमपी मानते हैं। अगर ये कहते हैं कि जो एमपी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता है वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, तो आपके मनमोहन सिंह कहां से जीत कर आए थे? वो तो राज्यसभा के सदस्य थे। 10 साल आपने उनको प्रधानमंत्री बना के रखा। ठीक है, नाम भर के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आप पहला प्रधानमंत्री आया जो राज्यसभा से चुनकर आया था। अरे भाई, बहानेबाजी छोड़ो, अपना संगठन देखो, अपने संगठन में हेरफेर करो, अपने संगठन को ताकतवर बनाओ, तो चुनाव जीतोगे। चुनाव जनता के बल पर जीता जाता है। आपको देखना चाहिए कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव जीता था, तो बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए तय हो गया था कि एनडीए को सरकार बनानी है। उस दिन रात में सुबह 4 बजे तक बीजेपी के पार्टी ऑफिस में मीटिंग चली है, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 राज्यों के इलेक्शंस में उनकी तैयारी करनी थी। और उनका, मैंने बीजेपी को 16 साल कवर किया है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को हम चैन से नहीं बैठने देना चाहते, वो आराम सर की अब जब मुद्रा में ना आ जाए, तो सर वो अब जब बनाओ। अब जब सर जब अब विश्वसनीयता खोती जा रही है हर संस्था, मीडिया का नाम गोदी मीडिया रख दिया गया सर। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, बीच में सॉरी मुझे रोकना पड़ा। पत्रकारिता जगत के एक बहुत बड़े नाम हैं सर, जिनको देख के बहुत सारे मेरे जैसे जो युवा जर्नलिस्ट हैं वो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने ही यह नाम रखा गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया का नाम रखने वाले भारत जोड़ो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे। उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। उन्होंने खुद के कदम को भी जस्टिफाई नहीं किया। उनका ये कहना था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सरकार को, आप सरकार की एडवोकेसी कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। सर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जिन्होंने ये कहा है, गोदी मीडिया कहा है मीडिया को, वो ध्यान करें कि उन्हीं के ऑफिस के 2-3, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके उन्हीं के ऑफिस के 2-3 पत्रकार थे। अब वहां नहीं है बेशक उस चैनल में, लेकिन वो किस तरह से गोद में बैठे हुए थे मनमोहन सिंह सरकार के, ये दुनिया जानती है। किस तरह से वो लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाते थे, ये दुनिया जानती है। किस तरह से वो काम कराते थे मंत्रियों से, ये इसके बारे में सबको पता है। इसके बारे में भी सबको पता है कि लंदन में कौन से 2 पत्रकार थे भारत के, जिनको 1 लाख रुपए की खरीदारी, 1 लाख पाउंड की खरीदारी करने के लिए कार्ड दिए गए थे, एटीएम कार्ड दिए गए थे। ये सबको पता है। तो वो लोग, दूसरे जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर एक कंकर भी फेंक दिया गया तो चिटक जाएगा पूरा मामला। तो इसलिए उसको, बजाय इसके, मैं इसीलिए कहता हूं ना, मुझे किसी ने कहा था, किसी समझदार आदमी ने, अब मुझे समझ में आ रहा है वो कितना समझदार आदमी था। उसने कहा था राहुल गांधी का एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट उनको 1 लोकसभा पीछे ले जाता है। मैंने कहा क्या, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, दो, जैसे अभी उन्होंने ये सब बोल रहे हैं, अब वो 2029 में का लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो मैंने कहा अभी कल बोल दिया एक और, तो बोले हाँ, तो 2034 तक गए फिर। तो ये है, तो ये विपक्ष का देखिए कितना, मैंने तो फिर भी बहुत अच्छा विपक्ष देखा है। मैंने लोकसभा, राज्यसभा, मैंने कवरेज जब होती थी तो मैंने भी कवर किया है, और मैंने देखा है कि वाजपेयी जी के समय में तो फिर भी विपक्ष ठीक था। या बतौर विपक्ष, जब वाजपेयी जी या बीजेपी के लोग जब बैठते थे, दैट वाज फार फार बेटर। इवन यूपीए के समय में भी सर कॉन्स्ट्रक्टिव उमर विपक्ष होता था। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का जीतना, सर ये कम से कम ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग तो निष्पक्षता से ही करता है सर। जहां कश्मीर में, जिसको सबको पता था कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जितना बढ़िया जम्मू में करेगी, वो सर सामने चीजें दिख रही हैं। अब तो उमर अब्दुल्ला का भी विश्वास नहीं रहा राहुल गांधी को, जबकि ये दोनों बहुत करीब माने जाते थे। अरे भाई, आप देखिए ये राहुल गांधी नहीं जीत के आए फिर यूपी से ही, न जिताते। अगर इलेक्शन कमीशन को यही करना था तो 543 सीटें खुद ही लड़ लेते।
बीजेपी पे, सबको बीजेपी पे डाल देते। ये क्या बात हुई? और इलेक्शन कमीशन तो पूरे देश में चुनाव कराता है, वो चाहे यूपी का चुनाव हो, रायबरेली का, अमेठी का चुनाव हो, या फिर केरला का चुनाव हो जहां प्रियंका गई थी। तो चुनाव आयोग तो कहीं भी कुछ कर सकता है अगर कुछ गड़बड़ी करनी है। और जब तो सर जो आपने आपने लोकसभा की याद दिलाई तो मुझे एक बात याद आई सर, मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे रुक गई। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव उसका क्रेडिट ले रहे थे, केंद्र में वो राहुल गांधी उसका क्रेडिट ले रहे थे, और ओवरऑल सब अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि भाई 240 पे रोक दिया हमने। 99 सीटें उसमें कांग्रेस की आई थी सर। वो और जब जब वो ऐसा कर रहे थे तो मुझे लग रहा था, देखो ये मूर्ख आदमी, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 5 साल के लिए गए पीछे, अब इन्हें 5 साल मतलब 2029 में करना है लड़ाई। इसमें क्या खुश हो रहे हो? मान लो तुम एमपी बन गए तो खुश हो रहे हो, और मोदी को कम सीटें मिली तो इसमें खुश हो रहे हो। उसकी सरकार बन गई भाई, उसने रिकॉर्ड बना दिया। इतनी लंबी समय तक कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं है इस देश में, क्लियर मेजॉरिटी। खैर आप खुश हो रहे हैं। सर वो प्रधानमंत्री कोई भी हो, राहुल गांधी को ये लगता है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री वही हैं। हाँ, ये 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 उस परिवार की समस्या है। जी, परंपरा है हाँ, सर। ये उस जैसे परिवार की सर ये समस्या है। और ये उस परिवार की समस्या ये है कि उस परिवार ने समझ लिया कि जो चिराग है उस परिवार का, खानदान का, उसने शादी की नहीं और बच्चे तो होंगे नहीं, तो इसलिए प्रियंका गांधी के बच्चों को उनके भी नाम में गांधी लगा हुआ है। जी मेरे बिल्कुल। तो समझ में नहीं आ रहा। माँ की तरफ से हमारे यहाँ तो नहीं लगता है, वंश तो पिता का चलता है। तो वाड्रा में वोट नहीं मिलता है, गांधी में मिलता है। गजब परिवार है। अब इतना सुख अगर महसूस कर रहे हो आप इसमें, आपको तो कोर्स करेक्शन करना चाहिए। आपको तो अपने, आपके संगठन में बहुत वीकनेस है। आपके नेताओं ने, आपके नेता सड़क पर संघर्ष नहीं करना चाहते। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, जब इनके नेता कार में एसी चलाकर बैठ गए थे, बाहर नहीं उतरे थे। सर मैं तो सोच रहा था कि राहुल गांधी से एक सवाल कर लिया जाता सर। ये जो इतना विरोध हो रहा है सर, उनका वो जो संविधान वाला किताब है वो कहीं रह गया है सर, वो दिखा नहीं। वो ये जो ईसीआई का जब से वो विरोध कर रहे हैं, वो संविधान वाली किताब जो उनकी जेब में होती है तो वो छूट गई है सर कहीं। उनको बताना पड़ेगा सर कि संविधान वाली किताब छूट गई है सर, लोग ध्यान दे रहे होंगे। और उसी संविधान की किताब में ये भी लिखा है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, उसी के तहत चुनाव आयोग को ऐसा एसआईआर करने की ताकत मिली हुई, उसी संविधान में लिखा हुआ है। एक बार खोल के उसे पढ़ लेते। सिर्फ जेब में रखकर उसका लाल वाला हिस्सा दिखाते रहने से वोट नहीं मिलता है। और कोर्स करेक्शन करने की जरूरत इसलिए होती है कि अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हैं, अच्छे नेता हैं, तो आपको पता है कि जनता जो है, जनता का मूड भांपने में बहुत टाइम लगता है। बीजेपी इसीलिए जिस दिन जीतती है चुनाव, उसके दिन 5 साल बाद के चुनाव की तैयारी इसलिए करना शुरू कर देती है क्योंकि उसको पता है कि पूरी जनता का किसी भी समय बदल सकता है। इसलिए अपने आप को उसके पैरेलल रखकर तैयारी करती है। ये इन्हें करना सर चाहिए। सर समय समय थोड़ा हम लोगों को इजाजत नहीं दे रहा है, पर फिर भी इतनी अच्छी बातें आप बता रहे हैं सर। सर राहुल गांधी को क्यों ये लगता है कि ये संवैधानिक व्यवस्था में वो जो चाहेंगे वही होगा? जैसे उनको ये क्यों नहीं पता है कि ये सारी चीजें नियम के तहत चलती हैं? जैसे उनको अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो वो भाई उसको हटा तो सकते नहीं है। भाई ये तो आपका परिवार है, जो आप जो भी करना चाहते हो, कभी किसी मुख्यमंत्री से चप्पल उठवा लिया, कभी किसी ने सिगरेट मंगाने के लिए जर्मनी भेज दी, एरोप्लेन जर्मनी चला, वो क्या कहते हैं सिंगापुर चला गया। तो सर ये उनके परिवार में होता होगा। लेकिन अभी की जो बात है सर, यह संवैधानिक व्यवस्था में इस तरीके से आप हर चीज पे उंगली उठाते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? सब पे सब गलत है, बस एक गांधी परिवार सही है। समस्या ये है कि
कांग्रेस के अलावा भी जो विपक्ष है उसमें ताकतवर जो लोग हैं वो रीजनल पार्टीज हैं। रीजनल पार्टीज के सामने भी आप देखिए धीरे धीरे सारी मोदी के ताकतवर नेता होने से, मोदी के प्रादुर्भाव से ये जो रीजनल पार्टियां हैं इनकी भी हैसियत धीरे धीरे कम हो गई है। इसी वजह से जब दो कमजोर लोग, तीन कमजोर लोग हो जाते हैं इकट्ठे तो वो एक गुट बनाते हैं। ये एक तरह से घेट्टो है, घेट्टो कल्चर जो होता है, वो आपस में ही मिलके बैठे रहते हैं, उन्हें बाहर का उजाला नहीं चाहिए, उन्हें वही अंधेरा पसंद है। वो उसी अंधेरे में रहकर मर जाना चाहते हैं, मंजूर है, लेकिन अच्छी लाइफ जीने के लिए बाहर के उजाले में नहीं जाएंगे। अरे भाई घर की खिड़की खोलो, रोशनी आने दो, ये पता चले कौन सी गलती कहाँ है। इतनी हैसियत है अगर तुम्हारी नेता बनने की तो अपनी ही पार्टी में लोगों को, अच्छे लोग भी हैं उसमें, शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे भी लोग हैं, उनसे पूछो, उनसे बुलाकर बात करो। अगर तुमने यही सब किया होता तो असम का मुख्यमंत्री हिमंता अभी बीजेपी के पाले में नहीं खड़ा होता।